हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। आज सुबह ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया जो कि असम एनआईएस डेट से रिलेटेड है। आप लोगों को पता होगा, इसका पहले सिंगल बेंच में एनआईएस डिलेट का मामला ऑलरेडी गुवाहाटी हाई कोर्ट में हेयरिंग हो चुका है। उसी को चैलेंज करते हुए अब इस मामले को जो है डिवीज़न बेंच में लेके जाया गया है। सिंगल बेंच में जज साहब के द्वारा एनआईएस डिलेट के फेवर में जजमेंट नहीं दिया गया था, जिसके बाद वो पूरा का पूरा मामला डिवीज़न बेंच में गया। हालांकि असम गवर्नमेंट की तरफ से जजमेंट आने के बाद भी यूडाइस कोड सिर्फ जो है मांगा गया था असम एनआईएस डिलेट के अभ्यर्थियों से, लेकिन कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास जो है यूडाइस कोड भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा परेशानी उन अभ्यर्थियों को हो रहा है कि जो असम सरकार यूडाइस कोड मांग रही है वो 2017 से पहले का होना चाहिए। सपोज़ आपने किसी स्कूल में जो है किसी स्कूल का रेफरेंस देते हुए 17-19 वाले बैच में एनआईएस डिलीट कर लिया है। उस समय आपको पता ही था कि जिस स्कूल का यूडाइस कोड नहीं था, एनआईएस बोर्ड के द्वारा ऑटो जनरेट करके एक यूडाइस कोड दिया जा रहा था। तो उसके थ्रू जो है कई सारे अभ्यर्थियों ने एडमिशन लिया और उन्होंने जो है कोर्स को कंप्लीट किया। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद से कई सारे राज्य में कई तरीक़ा का परेशानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे देखने को मिल रही है। असम में भी यही हुआ, लेकिन एक जो नोटिस आया था उसमें बताया गया था, सिंगल बेंच का जजमेंट का मैं बात कर रहा हूँ, कि यूडाइस कोड जो है आपको जमा करना होगा। तो लेकिन उसमें सबसे क्रिटिकल पॉइंट ये है कि सपोज़ किसी स्कूल ने जो है 2018 में या 2019 में यानी 2017 का बाद से जो है यूडाइस कोड लिया है, लेकिन असम सरकार का ये बोलना है कि आपको यूडाइस कोड जो है 2017 का पहले का देना होगा। जब आपने एडमिशन लिया तो उस समय के यूडाइस कोड ही जो है आपको देना होगा। बाद का यूडाइस कोड जो है उनके द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, जहाँ से ये पूरा का पूरा परेशानी एक बार फिर से जो है अराइज हुआ। सिंगल बेंच में जो मेन पॉइंट था एनआईएस डिलीट का फेवर में जजमेंट नहीं आने का सबसे बड़ा रीज़न था यूडाइस कोड। उसके बाद से जो है जो रीट में एक दो पॉइंट था जो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि शायद वो रीट थोड़ा सा गड़बड़ी है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा अगेंस्ट में एनआईएस डिलीट के गया था गुवाहाटी हाई कोर्ट का सिंगल बेंच में। कुछ कैंडिडेट ने जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जब बनाया था अपने स्कूल से, जिस स्कूल में वो लोग काम कर रहे थे या अभी भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने लिख दिया था कि वो जो है अभी भी वर्किंग है उस स्कूल में। लेकिन जब असम सरकार के द्वारा फॉर्म फिलअप किया गया था प्राइमरी टीचर के लिए, तो उन्होंने वहाँ पे लिख दिया था कि वो लोग किसी भी स्कूल में इन सर्विस में एट प्रेजेंट नहीं है। तो जो असम सरकार के जो एडवोकेट जो एनआईएस के अगेंस्ट में कोर्ट में केस कर रहे हैं, उन्होंने उस दोनों दलील को दिखाया था सिंगल बेंच में कि एक तरफ ये लोग जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के लाए, इसमें ये लोग मेंशन कर रहे हैं कि अभी भी वो लोग स्कूल में काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जब इन्होंने फॉर्म फिलअप किया था प्राइमरी टीचर के लिए गवर्नमेंट स्कूल के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि ये लोग किसी भी स्कूल में ऐसा टीचर काम नहीं कर रहे थे, जहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ। अब पहला फेज़ में देखा तो मुझे भी इसमें कन्फ्यूजन लगा और मुझे भी ऐसा लगा कि शायद असम के एनआईएस डिलीट के कैंडिडेट से कुछ गलती हो गई है। लेकिन कल जो जिसका वीडियो मैंने आज अपलोड किया है, उसमें जो एनआईएस डिलीट के फेवर में जो एडवोकेट थे, मनदीप कालेरा सर के अलावा एक और एडवोकेट है जो एनआईएस डिलीट के फेवर में थे, उन्होंने जो है इस बात का क्लेरिफिकेशन दिया कि जो दो अलग अलग स्टेटमेंट एक ही कैंडिडेट के द्वारा दिया जा रहा है, एक तरफ जहां एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में ये बोला जा रहा है कि वो लोग ऑलरेडी जो है स्कूल में काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जब फॉर्म फिलअप किया गया था गवर्नमेंट स्कूल के लिए तो वहाँ पर उन्होंने बोल रहे हैं कि वो लोग काम नहीं किए हैं। इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि जब असम सरकार के द्वारा फॉर्म फिलअप करवाया गया था वो तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा, तो उसमें इन सर्विस टीचर के लिए तीन ही ऑप्शन जो है अवेलेबल है। एक, आप गवर्नमेंट स्कूल में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो है आप किसी कॉन्ट्रैक्चुअल जो है गवर्नमेंट स्कूल में काम कर रहे हैं या नहीं, जैसे केवीएस वगैरह में कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट वगैरह निकलता है, आप लोगों को पता होगा। और तीसरा जो था कि सर्व शिक्षा अभियान या अलग अलग जो गवर्नमेंट का स्कीम है एजुकेशन से रिलेटेड, उसके अंदर आप किसी स्कूल में काम कर रहे हैं कि नहीं है। तो एनआईएस डिलीट जो लोग प्राइवेट स्कूल में, वो तीनों ही कैटेगरी में नहीं फुलफिल हो रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने नो फिलअप किया। तो ये एक बड़ा काउंटर जो है जो कि सिंगल बेंच में हमें देखने को नहीं मिला था, डिवीज़न बेंच में जो है एनआईएस डिलीट के एडवोकेट के द्वारा रखा गया।
दूसरा जो मेन पॉइंट जिसका मुद्दा बनाने का कोशिश किया जा रहा है असम सरकार के द्वारा, हालांकि ये ऑल ओवर इंडिया में सभी को पता है, NIST DLED का कोर्स 31 मार्च 2019 से पहले ख़त्म हो चुका था और जो आपका रिजल्ट में जो डेट मेंशन है वो सिर्फ प्रिंटिंग डेट है। वेस्ट बंगाल प्राइमरी बोर्ड के द्वारा इसको लेकर 2021 में एक क्लेरिफिकेशन भी NIST DLED से मांगा गया था और NIST के द्वारा ऑलरेडी वो क्लेरिफिकेशन दिया गया था कि जो रिजल्ट में जो डेट है वो सिर्फ और सिर्फ जो है प्रिंटिंग डेट है। तो एडवोकेट साहब के द्वारा जो कि असम गवर्नमेंट के तरफ से थे, उन्होंने इस बात को मुद्दा उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि 31 मार्च 2019 से पहले इनका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन कई सारे अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट में जो डेट है वो कई सारे का सभी NIST DLED का कैंडिडेट का जो रिजल्ट में डेट है वो 31 मार्च 2019 के बाद कही है, क्योंकि 31 मार्च 2019 से पहले हम लोगों को एग्ज़ाम वगैरह कंप्लीट हो चुका था। रिजल्ट वगैरह मिलने में जो है 31 मार्च 2019 के बाद हमें मिला था। तो उस डेट को जो है पॉइंट करने का कोशिश किया गया असम गवर्नमेंट के द्वारा। तो जज साहब ने खुद ही काउंटर किया कि जब ये सिंगल वन टाइम स्कीम के थ्रू जो है पार्लियामेंट के द्वारा इस कोर्स को पास करते हुए MHRD NCT ने जब इसको अप्रूव किया है और एक ही दफ़ा जो है आज तक NIST DLED का कोर्स ये कराया गया है, तो जाहिर सी बात है ये कोर्स जो है 17-19 के बैच में ही है। और जज साहब ने खुद ही ये बोला कि सभी के रिजल्ट में तो 17-19 बैच ही लिखा हुआ था, आप फिर कैसे बोल सकते हैं कि इन लोगों का कोर्स जो है 31 मार्च 2019 के बाद का है, क्योंकि ये तो सिंगल वन टाइम स्कीम था, बाद में तो इस तरह का कोई भी कोर्स करा ही नहीं गया है, तो ये बोलना कहीं ना कहीं गलत होगा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि कई सारे अभ्यर्थियों का रिजल्ट में 2023 का जो है डेट मेंशन है, तो शायद एडवोकेट साहब जानबूझकर कोर्ट को जो है मिसलीड कर रहे हैं या उनको जानकारी की कमी है। सपोज कोई भी कैंडिडेट किसी भी कोर्स में एडमिशन लेता है, अब वो जो है पर्टिकुलर मान में NIST का या दूसरे का भी बात करूँ 20-22 रेगुलर DLED में सपोज वो एडमिशन लेता है, अब वो किसी सब्जेक्ट में अगर सप्लीमेंट्री वो उसका हो जाता है, किसी पर्टिकुलर 1 या 2 सब्जेक्ट में वो फेल हो जाता है और जब वो दोबारा से एग्ज़ाम देता है उस 2 या 3 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट जिसमें भी वो फेल हुआ है, तो उसका यही नहीं होता कि उसका कोर्स जो है 2020 से 2024 तक का कंप्लीट है। सपोज़ वो 20-22 रेगुलर DLED में एडमिशन लेता है, लेकिन किसी वजह से वो किसी पेपर में फेल हो जाता है, उसको क्लियर करते करते वो 2024 तक उसका मामला जो है चला जाता है, 2024 में जाकर वो पास करता है। तब इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उसका DLED कोर्स जो वो 4 साल का है, 20-24 उसका तो काउंट नहीं किया जाएगा, उसका DLED कोर्स तो अल्टीमेटली 2 साल का ही रहेगा। लेकिन एडवोकेट साहब जानबूझकर या क्या रीज़न है या वो NIST को लेना नहीं चाहते, जिसका वजह से इस तरह का कोर्ट में जो उनके द्वारा मिसलीड किया गया। लेकिन जज साहब ने खुद ही इसको काउंटर कर दिया, क्योंकि ये कोर्स वन टाइम सिंगल विंडो था, तो इस तरह का कोर्स ना पहले कभी कराया गया था ना आने 19 के बाद कभी हुआ है। तो जाहिर सी बात है जितने भी लोग जिन्होंने 20-22 17-19 का कोर्स जिन्होंने किया है वो सिंगल टाइम था, उनका कोर्स जो है 17-19 के अंदर ही कंसीडर किया जाएगा। उसका बाद से क्योंकि ये डिवीज़न बेंच में एक केस लगा हुआ था, कुछ और तर्क हुआ। अगर लास्ट का आप लोग 5-7 मिनट का वीडियो देखिएगा तो 3 ही एडवोकेट में काफ़ी ज़्यादा जो है आर्गूमेंट होने लगा। एक तरफ मनदीप कालरा भी कई सारे जो है तथ्य रखने लगे, दूसरी तरफ जो NIST DLED के एक और एडवोकेट उन्होंने भी कई सारे प्रूफ रखा, और जो NIST DLED के अगेंस्ट में जो एडवोकेट थे उन्होंने भी कई सारे बातों को रखा। लेकिन इसी बीच में एक पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जिसमें वेस्ट बंगाल NIST DLED के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने पूरा हेयरिंग देखा होगा, जहाँ पे एक पॉइंट में मनदीप कालरा सर के द्वारा बताया गया कि क्योंकि ये कोर्स उसके बाद से जो है जो स्टेट गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जब सवाल पूछा गया तो स्टेट गवर्नमेंट के एडवोकेट के द्वारा बोला गया क्योंकि एजुकेशन जो है कॉन्करेंट लिस्ट में है और सभी स्टेट का जो है अलग अलग जो है राइट बनता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। क्योंकि मनदीप कालरा सर के द्वारा उसका पहले बताया गया था कि ये सेंट्रलाइज एक कोर्स था, तो सभी जगह एक ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो फिर इसका काउंटर में जो है स्टेट गवर्नमेंट के एडवोकेट ने इस तरह का एक स्टेटमेंट दिया कि हम लोग अपने हिसाब से जो है
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो फिर मनदीप कालरा सर के द्वारा इसका रिप्लाई दिया गया, ये कोर्स किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं कराया गया था, इस कोर्स को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो गाइडलाइन इशू किया जाता है वो सभी स्टेट गवर्नमेंट को मानना होगा। MHRD ने इस कोर्स को अप्रूवल दिया था, NCT ने भी इस कोर्स को अप्रूवल दिया था। ये कोर्स पार्लियामेंट से पास किया गया था, उसके बाद से जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। पार्लियामेंट से पास करने के बाद सभी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पहले जो है कोऑर्डिनेट किया गया था, इस कोर्स का जानकारी दिया गया था। उसके बाद से ही जो है कैंडिडेट ने, जो कि प्रिंसिपल के द्वारा ही जो उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आप लोग अगर ट्रेन कैंडिडेट नहीं है तो आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना होगा। खुद से किसी भी कैंडिडेट ने जाके इस कोर्स में एडमिशन नहीं लिया था। इन सभी बातों को जो है एक बार फिर से कोर्ट के सामने रखा गया। वहीं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक और पॉइंट जो कि मैं लगातार आपको जब से है उड़ीसा और तेलंगाना का जजमेंट आया है मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जहां पे साफ साफ उड़ीसा और तेलंगाना वाले जजमेंट में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही उनको वेरीफाई किया है कि जितने भी पिटिशनर थे वो लोग इन सर्विस थे, इसमें किसी भी तरीका का कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। मैंने इसका पहले भी जानकारी दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में उनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया गया था, जिसको देखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनको वेरीफाई कर दिया था कि हाँ ये इन सर्विस है। जब सुप्रीम कोर्ट जो कि देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, उनके द्वारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को एक वैलिड डॉक्यूमेंट मानते हुए उनको वेरीफाई किया जा रहा है कि वो लोग इन सर्विस है, तो फिर कोई भी राज्य या कोई भी हाईकोर्ट किस तरह से जो है अलग जजमेंट दे सकता है। फिलहाल इस केस का हेयरिंग 11 नवंबर 2025 को सबसे पहले यानी कोर्ट खुलते ही इस मामले की हेयरिंग होगी। उस दिन देखते हैं क्या होगा। कुछ भी पहले से बोल पाना कि ये NIS DLED के फेवर में है या NIS DLED के अगेंस्ट में हेयरिंग काफ़ी ज़्यादा जो है जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब जब लगा है कि NIS DLED के फेवर में ये पूरा मामला जा रहा है, जब जजमेंट आता था तो पूरा का पूरा उलट आता है। और जब जब ये लगा कि NIS DLED के अगेंस्ट में कोई जजमेंट आ सकता है, तो जब जजमेंट आता है एक्चुअल में तो वो पूरा का पूरा NIS DLED के फेवर में रहता है। तो फिलहाल 11 नवंबर को देखते हैं इस केस का क्या होता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।